हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसी है पब्लिक? जल्दी से मालिक कंफर्म करना, ऑडियो वीडियो आपको ओके आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सभी प्यारे प्यारे बच्चे एक बार कंफर्म करेंगे मालिक, ऑडियो वीडियो सबको ओके आ रही है? आ जाओ जी, आ जाओ सभी लोग, जल्दी से आ जाओ। स्वागत है आप लोगों का आरटीपी सीरीज के अंदर। स्वागत 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 है आप लोगों का आरटीपी की सीरीज के अंदर। वेलकम 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 वेलकम। चलो सर, लास्ट हम लोग क्या कर रहे थे मालिक? सर लास्ट हम लोग कल वाले सेशन में कर रहे थे, हमारे पास सितंबर 25 का आरटीपी, सितंबर 25 का आरटीपी हम लोग कर रहे थे। हम लोगों ने सितंबर 25 वाला आरटीपी कंप्लीट कर लिया था। जीएसटी पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, जीएसटी पोर्शन की बात कर रहा हूं, जीएसटी पोर्शन की। सितंबर 25 वाला हमारा कंप्लीट हो गया था, सितंबर 25 वाला हमारा कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हम लोग ने मई 25 के अंदर, मई 25 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिए थे। मई 25 के अंदर आपके पास क्या रह गया था? केस सिनेरियो रह गया था, ये हम अभी करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 रह गया था, ये हम लोग अभी करेंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं सर? आज के इस सेशन में हम लोग जीएसटी का कंपोनेंट, जीएसटी का कंपोनेंट कंप्लीट करेंगे। मई 25 के आरटीपी से केस और क्वेश्चन नंबर 6 और जैन 25 का जीएसटी का कंपोनेंट कंप्लीट करेंगे। तो बिना विलंब करे हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। मई 25 का जीएसटी का केस सिनेरियो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले केस सिनेरियो को रीड करने से पहले, केस सिनेरियो को रीड करने से पहले क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। आपसे ड्यू डेट पूछी गई है। ड्यू डेट क्या है? फाइनल रिटर्न फाइल करने की। ड्यू डेट क्या है? फाइनल रिटर्न फाइल करने की, ठीक है। और क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट in relation to re-availment of ITC that had been reversed earlier upon the payment of disputed amount by the company to Rudraksh Enterprises। तो हम लोगों ने एक प्रोविजन पढ़ा हुआ है कि अगर आपने 180 डेज में पेमेंट नहीं करी तो आपको क्या करना होता है सर? आईटीसी रिवर्स करना होता है। अगर आपने 180 दिन में पेमेंट नहीं करी तो आपको आईटीसी क्या करना होता है? रिवर्स करना होता है। लेकिन जब आप पेमेंट कर देते हो, जब आप पेमेंट कर देते हो तो आप वापस से क्या कर सकते हो सर? वापस से आप आईटीसी रिक्लेम कर सकते हो। आप वापस से आईटीसी क्या कर सकते हो सर? रिक्लेम कर सकते हो। अच्छा, जब आप आईटीसी रिक्लेम करते हो तो रिक्लेम करने की क्या कोई लास्ट डेट होती है या कोई टाइम लिमिट होती है? जब आप आईटीसी रिक्लेम करते हो तो रिक्लेम करने की क्या कोई टाइम लिमिट होती है? द आंसर इज नो। रिक्लेम करने की कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती। आप आईटीसी कभी भी यहां पर क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो अगर चाहो तो इसका आंसर हम दे सकते हैं। रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी की बात कर रहा है। कंपनी कुड हैव रीअवेल्ड द आईटीसी ओनली अप टू द 30th नवंबर। कोई टाइम लिमिट नहीं होती सर। The company could have re-availed the ITC only up to 30th November of the current financial year, सर ऐसा भी नहीं होता है सर। Company could have re-availed the ITC only up to the end of the previous financial year, ऐसा भी नहीं होता है सर। ITC can be re-availed without any time limit after making the payment of the disputed amount along with the tax payable। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, कि आप इसको री-अवेल कर सकते हो विदाउट एनी टाइम लिमिट। देखो ये फायदा होता है क्वेश्चन पहले पढ़ने का। जब आप क्वेश्चन पहले पढ़ते हो तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जिसके लिए आपको केस सिनेरियो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, इसके बाद अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस की बातचीत कर रहा है। इसके बाद अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड एट सोर्स, टीसीएस की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन में टीडीएस भी पूछा जा रहा है और क्वेश्चन में टीसीएस भी पूछा जा रहा है। और क्या है? What is the last date for the issue of the invoice in relation to the construction of road by the company
फॉर द लास्ट ट्रेंच ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड। तो 5 क्वेश्चन है, क्या क्या पूछा गया हमने पढ़ लिया है। आइए एक बार केस सिनेरियो को रीड करते हैं। केस सिनेरियो को रीड करते क्या बोल रहा है सर? संभव लिमिटेड एक कंपनी है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन एंड ई कॉमर्स ऑपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और ई कॉमर्स भी करते हैं, मल्टीपल स्टेट से ऑपरेट करते हैं। कंपनी प्रोक्योर करती है रॉ मटेरियल फ्रॉम द वेरियस सप्लायर एंड सप्लाई करती है गुड्स बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। इट ऑल्सो एक्ट एज ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर भी है, फैसिलिटेटिंग द थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन एज वेल एज सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन इट्स ओन अकाउंट थ्रू इट्स पोर्टल राउंड द क्लॉक। During its financial review, management of Sambhav observed the following. कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया अपना ऑपरेशंस इन द स्टेट ऑफ असम फ्रॉम 15 दिसंबर। कैंसिलेशन के लिए आपने एप्लीकेशन डाली 5 जनवरी को आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया सेम डे पे। फर्दर आपको ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन पास किया गया 2 फेब को और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया 31 जनवरी को। क्वेश्चन ने आपको फाइनल रिटर्न पूछी थी कि आपने असम का जो बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया है इसका फाइनल रिटर्न कब जाएगा, तो फाइनल रिटर्न का प्रोविजन क्या है सर? फाइनल रिटर्न का प्रोविजन है कि आपको 3 मंथ्स के अंदर आपको फाइनल रिटर्न फाइल करना होता है। और ये 3 मंथ आप कहां से काउंट करते हो सर? जो भी आपका डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है या फिर जो भी आपका डेट ऑफ ऑर्डर है फॉर द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन या डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर, जो भी आपका डेट है ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर, इन दोनों में जो भी आपका लेटर है, तो आपका कैंसिलेशन कब हुआ है? आपका कैंसिलेशन हुआ है 31 जनवरी को। और कैंसिलेशन ऑर्डर कब पास हुआ है? 2 फेब को पास हुआ है। कैंसिलेशन ऑर्डर 2 फेब को पास हुआ है। तो आपको 3 महीने के अंदर अपना फाइनल रिटर्न भरना होता है। 3 महीने आपके कहां से काउंट होंगे? 31 जनवरी या फिर 2 फरवरी, विचएवर इज लेटर। तो 2 फरवरी से 3 महीने यानी कि 2 मई तक आपको यह फाइल करना होगा विद इन द 3 मंथ्स फ्रॉम द 2 फेब। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है सर? अगला पॉइंट कह रहा है कंपनी ने पे करा 5 लाख रुपीज अलॉन्ग विद द टैक्स टू रुद्राक्ष एंटरप्राइजेस pursuant to the settlement of the dispute in the December month of the current year. Company had earlier reversed the ITC to supply received from the Rudraksh due to non-payment of consideration and tax. The invoice was issued in the month of September of the previous financial year. तो ये वाला पॉइंट तो आप कर चुके हो, रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी की बात हो रही है यहाँ पे, रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी की बात हो रही है और इसके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं लगती है। जब आपने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी होगी तो आप वहां पे आईटीसी को रिवर्स कर दोगे और जब आप पेमेंट करोगे आप दोबारा से आईटीसी क्लेम कर लोगे। जब आप दोबारा से आईटीसी क्लेम करते हो, जब आप आईटीसी रीअवेल करते हो तो रीअवेलमेंट में कोई भी टाइम लिमिट नहीं लगता। जब भी पेमेंट करोगे तब आप आईटीसी ले सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी प्रोवाइडेड अकोमोडेशन सर्विसेज टू गवर्नमेंटल एजेंसी ऑफ गुजरात। गुजरात की गवर्नमेंटल एजेंसी को अकोमोडेशन सर्विस दी गई है इन इट्स ओन होटल लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो इस टैक्स पेयर का एक होटल है राजस्थान में और इसने उस होटल में गवर्नमेंटल एजेंसी को अकोमोडेशन की सर्विसेज दी हैं। Accommodation services were provided to the stay of the employees of the governmental agency who had attended the training program organized by the central government.
ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। द टोटल अमाउंट चार्ज बाय द कंपनी फॉर सच सर्विस वॉज 25 लाख रुपए। अब याद करो, मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था कि सर अगर अपने पास कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है और वो गवर्नमेंट करवाती है तो वहां पर आपको क्या मिलती है सर? एग्जेम्पशन मिलती है। वहां पर आपको क्या मिलती है सर? एग्जेम्पशन मिलती है। तो सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रही है, वो पैसा खर्च कर रही है, तो मालिक यहां पर आपको क्या मिलेगी सर? यहां पर आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। अब मुझे सोचकर बताओ, अगर आपकी सर्विस एग्जेम्प्ट है, तो क्या यहां पे टीडीएस कटेगा? गवर्नमेंटल एजेंसी ने आपको 5 लाख का पेमेंट करा है, आपको 5 लाख का पेमेंट करा है। बाबू सोच कर बताओ, अगर आपकी सर्विस ही एग्जेम्प्ट है तो क्या इस पे टीडीएस कटेगा? नहीं कटेगा। अगर आपकी सर्विस ही एग्जेम्प्ट है तो इस पे कोई टीडीएस यहां पर डिडक्ट नहीं होगा। तो अगला सवाल था आपका टीडीएस का, कि गवर्नमेंटल एजेंसी आपका कितना टीडीएस काटेगी? तो आपका जवाब क्या होगा? गवर्नमेंटल एजेंसी यहां पे निल टीडीएस काटेगी, क्योंकि सर्विस ही एग्जेम्प्ट है, और सर्विस एग्जेम्प्ट है तो यहां पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी डम डिगा सप्लाइड द गुड्स वर्थ ऑफ ₹75 lakh टू द कंपनीज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। आउट ऑफ दिस सप्लाई the goods amounting to 15 lakh were returned in January। यानी कि नेट सप्लाई कितने की हुई है? 75 लाख का माल बेचा है, 15 लाख का माल रिटर्न हो गया है, 60 लाख रुपए की यहां पे नेट सप्लाई हुई है। फर्दर कंपनी ने ऑल्सो सप्लाई करा है ओन प्रोडक्ट अमाउंटिंग टू 20 lakh टू द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन द सेड मंथ। The amount of hotel accommodation service supplied through its e-commerce portal by the hotel owners not required to obtain the registration under GST amounted to ₹20 lakh for the month of January। अभी प्लीज मेरी बात को ध्यान से प्यार से सुनना। अगर आप सप्लाई करते हो थ्रू इको, तो इस पे क्या कटता है बेटा? सर इस पे टीसीएस कटेगा। अगर आप सप्लाई करते हो थ्रू इको तो इस पे क्या कटेगा बेटा? सर इस पे आपका टीसीएस कटेगा। और टीसीएस का रेट क्या है? टीसीएस का रेट है 0.5%। टीसीएस का रेट क्या है सर? टीसीएस का रेट है 0.5% टीसीएस का रेट है। अच्छा सर इको किसको बोलते हैं? सर इको वो प्लेटफॉर्म होता है जो दूसरे के गुड सेल करता है और पेमेंट्स कलेक्ट करता है। अगर मैं अपने ही प्लेटफॉर्म से अपना माल बेचूंगा तो क्या वो इको कहलाएगा? नहीं। मेरी बात समझना। ये जो अमेजन है, अमेजन के थ्रू मान लो मैं माल बेच रहा हूं, तो इसके ऊपर तो टीसीएस लगेगी। लेकिन आपको पता है अमेजन अपना माल भी अपनी वेबसाइट के थ्रू बेचता है। तो अगर अमेजन अपना माल अपनी वेबसाइट के थ्रू बेच रहा है तो क्या अमेजन अपना भी टीसीएस काटेगा? नहीं। कोई भी व्यक्ति अपना टीसीएस नहीं काटता। जो दूसरे व्यक्ति ने सप्लाई करी है उसी का टीसीएस कटता है। इसका मतलब ये जो ड्यूरिंग द मंथ डमडम डिगा डिगा ने जो 60 लाख रुपए की सप्लाई करी है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, उस पे तो टीसीएस लगेगा। लेकिन कंपनी ने संभव ने अपने ही प्लेटफॉर्म से अपना प्रोडक्ट
जो 20 लाख का बेचा है, क्या इस पे टीसीएस लगेगा? नहीं, इस 20 लाख पे कोई टीसीएस नहीं लगेगा। आप अपनी ही वेबसाइट से अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उस पे कोई टीसीएस यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद बेटा हम लोगों ने रिवर्स चार्ज वाले चैप्टर में एक पॉइंट पढ़ा था, सेक्शन 95, जहां पर मैंने आपको कुछ सर्विसेज बताई थी जिनमें ई कॉमर्स लायबल टू होता है पे जीएसटी, जिसमें आपका ओला उबर आ जाता है, आपका होटल्स वगैरह आ जाते हैं, आपकी अर्बन कंपनी वगैरह आ जाती है। अब एक बात बताओ, अगर इको को जीएसटी पे करना है, इको को जीएसटी पे करना है, तो क्या उस पे टीसीएस कटेगा? नहीं। इस 20 लाख पे जो होटल एकोमोडेशन की सर्विस है, जो होटल एकोमोडेशन की सर्विसेज है, होटल एकोमोडेशन की सर्विसेज पे सेक्शन 95 लगेगा और आपका जो इको है वो लायबल टू पे जीएसटी है, तो यहां पर भी कोई टीसीएस नहीं कटेगा। यानी कि इस 20 लाख पे भी कोई टीसीएस नहीं कटेगा। जो ओन प्रोडक्ट आपने बेचा है उस पे भी टीसीएस नहीं लगेगा, और जो होटल एकोमोडेशन की सर्विसेज है उस पे भी आपका टीसीएस नहीं लगेगा। यानी कि टीसीएस केवल इस 60 लाख पे कटेगा। 60 लाख का 0.5%, 60 लाख का 0.5% आप सॉल्व करोगे 30,000 आएगा। 60 लाख का 0.5% आप सॉल्व करोगे तो 30,000 रुपए आएगा। 30,000 रुपीज का यहां पर आपको टीसीएस देना पड़ेगा। इसके बाद आता है, कंपनी ऑल्सो कंप्लीटेड अ प्रोजेक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फॉर अ गवर्नमेंट एजेंसी ऑन 31st December. Total time taken for the completion of the project was more than 13 months. As per the contract signed with the such agency, last tranche of payment, last tranche का मतलब क्या हुआ? Last tranche का मतलब क्या हुआ? Everyone, last tranche का मतलब क्या हुआ? सर, लास्ट ट्रेंच का मतलब होता है लास्ट इंस्टॉलमेंट, आखिरी किश्त। तो लास्ट ट्रेंच ऑफ पेमेंट 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू was linked to the date of issuance of completion certificate by the government engineer. Completion certificate was issued by the government engineer on 15 January. However, the invoice for the such supply was issued on the 5th February and the payment was received on the 20th February. याद करो, मैंने आप लोगों को कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस पढ़ाया था, और कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में मैंने आपको ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस बताई थी। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस बताई थी। मैंने कहा था कि अगर आपकी पेमेंट लिंक्ड है विद इवेंट, तो आपका ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा? आपका ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस होगा कंप्लीशन ऑफ इवेंट। जब वो इवेंट कंप्लीट होगा तब आपको इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी। जब वो इवेंट कंप्लीट होगा तब आपको इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी। तो सर, आपका इवेंट कहां पर कंप्लीट हो रहा है? आपका इवेंट कहां पर कंप्लीट हो रहा है? आपकी जो 25% की पेमेंट थी, इसको लिंक किया हुआ था कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ। कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपका कब इशू हुआ? कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपका 15 जनवरी को इशू हुआ। कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपका 15 जनवरी को इशू हुआ, यानी कि आपका जो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस होगा वो क्या होगा? 15 जनवरी होगा। लास्ट डेट फॉर द इशुएंस ऑफ इनवॉइस आपके पास क्या होगा? 15 जनवरी होगा। 15th जनवरी विल बी द आपका लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है मालिक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और इसी के साथ आपका जीएसटी का May 25 वाला आरटीपी कंप्लीट हो जाए। चलिए, सूर्या बाबू एंगेज्ड है इन प्रोवाइडिंग अ बुके ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, और ये सूर्या भैया सोल प्रोपराइटर है, मतलब इंडिविजुअल है। ये इंडिविजुअल है और कहां पर रजिस्टर्ड है? जयपुर राजस्थान में रजिस्टर्ड। जयपुर राजस्थान में रजिस्टर्ड है। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी का डेटा है आपके पास। पहला, आपने ऑर्गेनाइज करा है बिजनेस एग्जीबिशन इन गुजरात फॉर द जिग्नेश इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड इन सूरत गुजरात। बताओ जी, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? बताओ जी,
प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी सर? प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात होगी। सेक्शन 12(7) हमने इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है और सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो 12(7) के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? 12(7) के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात हो जाएगी। यानी कि ये ट्रांजैक्शन किस में आ जाएगा? आउटपुट आईजीएसटी में आ जाएगा। आउटपुट आईजीएसटी में आ जाएगा। इसके बाद प्रोवाइड करा आपने एकोमोडेशन, प्रोवाइड करा आपने एकोमोडेशन, सर्विस टू 10 सीए स्टूडेंट्स, 10 सीए स्टूडेंट्स ओरिजिनली फ्रॉम आउटसाइड राजस्थान, राजस्थान के बाहर से थे, इन द हॉस्टल सूर्या होम्स ओन्ड बाय इट। तो इन्होंने बच्चों को क्या करा सर? इन्होंने बच्चों को एकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइड करी अपने हॉस्टल में, और इन्होंने एकोमोडेशन के चार्जेस लिए 22,000 रुपीज के पर स्टूडेंट पर मंथ। एज पर द एग्रीमेंट आपका जो मिनिमम स्टे है वो कितने महीने का है? वो 4 महीने का है। याद करो हमने एक एग्जेम्पशन पढ़ी थी इसमें, सर पढ़ी थी क्या? अरे बिल्कुल पढ़ी थी बेटा, बिल्कुल पढ़ी थी हमने। इस पे एक एग्जेम्पशन पढ़ी थी, अगर तुमको याद हो तो बोलो, याद है कुछ? मैं खोल लेता हूं एक बारी आपको दिखाने के लिए। मैं खोल लेता हूं एक बारी आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि सर अगर आपके पास एकोमोडेशन की सर्विस है हॉस्टल वगैरह में, और आप अप टू 20,000 रुपीज चार्ज करते हो और कम से कम 90 दिन का एकोमोडेशन देते हो, अगर आप अप टू 20,000 रुपीज का कंसिडरेशन चार्ज करते हो और मिनिमम 90 दिन का आप यहां पर क्या देते हो सर? पे देते हो, तो वहां पर आपकी ये सर्विस क्या हो जाती है? एग्जेम्प्ट हो जाती है। मतलब आपका जो रेंट होना चाहिए वो 20,000 रुपए महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका रेंट 20,000 रुपए महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपको एग्जेम्पशन मिलती है। अगर मिनिमम स्टे 90 डेज का है तो सर यहां पे मिनिमम डेज का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। इस क्वेश्चन में मिनिमम डेज का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। आपने 4 महीने के लिए दिया है तो मिनिमम डेज का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, लेकिन रेंट का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा। रेंट जो है वो 20,000 से ज्यादा है, रेंट जो है वो 20,000 से ज्यादा है, तो आपको यहां पर एग्जेम्पशन नहीं मिल पाएगी। अगर रेंट 20,000 तक होता तो आपको एग्जेम्पशन मिलती। यानी कि ये मालिक आपके पास क्या हो जाएगा? ये मालिक आपके पास टैक्सेबल हो जाएगा, ये आपके पास टैक्सेबल हो जाएगा। और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी? जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि राजस्थान। सप्लायर भी राजस्थान का है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी राजस्थान की है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी राजस्थान की है, यानी कि आउटपुट का सीजीएसटी और एसजीएसटी है। आपने परफॉर्म किया है कार्नेटिक म्यूजिक टू प्रमोट द ब्रांड ऑफ रेडीमेड गारमेंट रिगली गारमेंट्स रजिस्टर्ड इन उदयपुर। सर ब्रांड को प्रमोट करा है, ब्रांड को प्रमोट करा है, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। भले आपका कंसिडरेशन 150 के अंदर है, आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, ये आपका टैक्सेबल होगा। और आपने ये राजस्थान में ही परफॉर्म किया है, तो इस पे आपका आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी आ जाए। इसके बाद आपने इंट्रा स्टेट सर्विसेज प्रोवाइड करी है एज अ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट ऑफ मनी बैंक रजिस्टर्ड इन राजस्थान विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंट्स इन इट्स जयपुर सिटी ब्रांच। सर बिजनेस करेस्पॉन्डेंट अगर बैंक को सर्विस देता है तो वो फॉरवर्ड चार्ज में आती है। अगर आपको याद हो तो, अगर आपको याद हो तो आरसीएम कहां है तू? आरसीएम कहां है तू? आरसीएम कहां है तू? तो रजिस्ट्रेशन है, ये रहा आरसीएम, ये रहा आरसीएम। बिजनेस करस्पॉन्डेंट कहां है तू? बिजनेस करस्पॉन्डेंट कहां है तू? बिजनेस करस्पॉन्डेंट कहां है तू? ये रहा। अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंक को सर्विस देता है और अर्बन ब्रांच होती है तो फॉरवर्ड चार्ज लगता है, फॉरवर्ड चार्ज लगता है।
तो यहां पर आपके पास क्या लगेगा मालिक, यहां पर आपके पास फॉरवर्ड चार्ज जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। यहां पर आपके पास जो है वो फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा, और जयपुर की ही ब्रांच है, मतलब कि इस पे भी आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अगर करस्पॉन्डेंट की जगह पे फैसिलिटेटर होता, करस्पॉन्डेंट की जगह पे फैसिलिटेटर होता तो आरसीएम लग जाता। रेंटेड अ कमर्शियल प्रॉपर्टी इन जयपुर राजस्थान, आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट करी टू गंगा लिमिटेड, अ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रजिस्टर्ड इन जोधपुर। सूर्या इज अ डायरेक्टर इन गंगा लिमिटेड, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डायरेक्टर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, डायरेक्टर अगर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या कर रहा है सर, डायरेक्टर अगर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, डायरेक्टर अगर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इमूवेबल प्रॉपर्टी को किराए पर देगा तो क्या लगेगा, एफसीएम लगेगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी आप किराए पर दे रहे हो, आपको यहां पर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, ये आपका टैक्सेबल होगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। तो इस पे आपका आउटपुट का सीजीएसटी और एसजीएसटी आ जाएगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। अब यहीं पे अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग होती और रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट करी जाती तो एग्जेम्पशन मिल जाती। आपने स्पॉन्सर करा है एक बिजनेस समिट ऑर्गेनाइज्ड इन बीकानेर राजस्थान बाय द एसोसिएट चैम्बर ऑफ द कॉमर्स, और आपने पे करी है स्पॉन्सरशिप फीस। ये वाला पॉइंट तो कल भी आया था, ये वाला पॉइंट तो कल भी आया था। एसोसिएशन ने हमें स्पॉन्सरशिप सर्विस दी है, एसोसिएशन ने हमें स्पॉन्सरशिप सर्विस दी है। सूर्या इज द इंडिविजुअल, रिसिपिएंट जो है वो इंडिविजुअल है, रिसिपिएंट जो है वो इंडिविजुअल है। तो बाबू यहां पे क्या रिवर्स चार्ज लगेगा, नहीं सर, यहां पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को जीएसटी देना पड़ेगा। ये हमने सर्विसेज अवेल करी है, ये सर्विस हमने अवेल करी है। दिस इज इनवर्ट सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा सर, यहां पर आपको आईटीसी मिलेगा, यहां पर आपको आईटीसी मिलेगा। किस चीज का, सीजीएसटी का और एसजीएसटी का। यहां पर आपको आईटीसी मिलेगा सीजीएसटी का और एसजीएसटी का। आपने रिसीव करी है सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड फ्रॉम द सिंधु ट्रांसपोर्टर्स एंड जीटीए अनरजिस्टर्ड जीटीए, तो बाबू आपने अनरजिस्टर्ड जीटीए से सर्विसेज ली हैं, अनरजिस्टर्ड जीटीए से सर्विस ली है। ये इनवर्ट सप्लाई है, इनवर्ट सप्लाई है, और ये इनवर्ट सप्लाई आरसीएम में आ रही है, आरसीएम में आ रही है। तो इसके दो ट्रीटमेंट होंगे, एक आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स दोगे, और दूसरा क्योंकि ये इनवर्ट सप्लाई है इसका आपको आईटीसी मिलेगा। जोधपुर का ही है आपके पास, तो यहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी ही आएगा। इसके बाद आपने कार ली है ऑन रेंटल बेसिस फ्रॉम अजय लिमिटेड रजिस्टर्ड इन जोधपुर राजस्थान। आपने कार्स रेंट पे ली हैं, आपने कार्स रेंट पे ली हैं। तो यहां पर एक एजम्पशन ली जा रही है, यहां पर एक एजम्पशन ली जा रही है कि आपने जो कार रेंट पे ली है वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए ली है, तो आपको यहां पर इसका आईटीसी मिल जाएगा। टेकन कार्स, आपने कार किराए पर ली है, अगेन ये इनवर्ट सप्लाई है, अगेन ये इनवर्ट सप्लाई है, और इस पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि सूर्या जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। अगर आप मोटर कार किराए पर लेते हो तो रिवर्स चार्ज तब लगता है जब आपका रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट हो। रिसिपिएंट यहां पे इंडिविजुअल है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। आपको इस 1.5 लाख का आईटीसी मिल जाएगा, राजस्थान का ही है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपकी हेल्प कर देता हूं, क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूं, पर डिटेल में सॉल्व नहीं कर रहा। ठीक है, डिटेल में सॉल्व नहीं कर रहा, रफली इसको सॉल्व कर देता हूं। सबसे पहले इसमें हम आउटपुट टैक्स निकाल लेते हैं, इसमें हम आउटपुट टैक्स निकाल लेते हैं। आउटपुट टैक्स में आपके पास आईजीएसटी के लिए एक सर्विस थी, आईजीएसटी वाली एक ही सर्विस थी, ये वाली पहली वाली। तो 20 लाख पे आईजीएसटी लगेगा 18%।
20 लाख पे IGST लगेगा 18%, यानी कि 3,60,000 रुपए, 3,60,000 रुपए। CGST किस पे लग रहा है? जितनी भी आउटवर्ड है CGST वाली वो ऐड कर लेते हैं। 2,20,000 प्लस 145 प्लस 120 प्लस 3 लाख। एक मिनट रुकिएगा, मैं कैलकुलेटर ले आऊं, आप भी जरा इसको ऐड करो। जल्दी से इसको ऐड कर लेते हैं, आउटपुट वाले को जो CGST और SGST वाले हैं। तो आपके पास 2,20,000, 2,20,000, 1,45,000, 1,45,000, 120, 120 एंड 3 लाख, 785 आ रहा है। बाकी इनवर्ट थी, बाकी आपकी इनवर्ट थी। 785 आ रहा है, 785, 785 पे 9%, 785 पे 9%, 70,650, और इतना ही आपके पास SGST भी आ जाएगा, 70,650, 70,650। आइए जरा चेक कर लेते हैं कि हमारा ये आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 70,650, 70,650 और 3,60,000। ये देखिए आउटपुट टैक्स, 70,650, 70,650 और 3,60,000। ठीक है, अब आपको क्या करना है सर? अब आपको ITC निकालना है सर। अब दूसरा काम आपको करना है ITC निकालना है। ITC में आपके पास तीनों में जहां जहां आपको ITC मिलना था, ITC मिलना था, वो सारी की सारी इंट्रा थी, तो इस 5 लाख का मिलना है, इस 2 लाख का मिलना है और इस 1.5 लाख का मिलना है, यानी कि 8,50,000 का मिलना है। ITC में CGST मिलेगा 850 का 9%, और SGST भी सेम मिल जाएगा 850 का 9%, 76,500, 76,500। ठीक है, ये आपकी ITC की फिगर आ जाएगी। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया होगा कितना GST आपको पे करना है कैश में, कितना GST आपको पे करना है कैश में, आपको यह बताना है। तो कितना GST कैश में पे करना है? GST पेबल इन कैश, GST पेबल इन कैश, कैश में आपको कितना GST यहां पर पे करके चलना है। ये हो गया CGST, ये हो गया SGST, ये हो गया IGST। सबसे पहले आपने रिकॉर्ड कर लिया आउटपुट टैक्स। CGST देना है 70,650, SGST देना है 70,650 और IGST आपको देना है 3,60,000। ठीक है, अब इसमें से आप क्या करोगे? माइनस करोगे ITC, इसमें से आप माइनस करोगे ITC। IGST का ITC आपके पास है ही नहीं, फिर आप माइनस करोगे CGST का ITC। CGST में आपके पास पड़े 76,500 हैं और आपको देने हैं 70,650, तो पहले 70,650 यूज कर लो और जो बचे उसको आप इस्तेमाल कर लेना IGST में। 5850 आप यूज कर लेना IGST। ठीक है, इसके बाद SGST। ओहो, GTA पर 5% है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक बच्चे ने गलती आइडेंटिफाई कर ली, कहता है सर आपसे पाप होने जा रहा था सर। बच्चा कह रहा था सर आपसे बहुत बड़ा पाप होने जा रहा था, बहुत बड़ा पाप होने जा रहा था। थैंक यू बेटा, तुमने पाप से बचा लिया। सर GTA पे तो 5% लगेगा ना सर। GTA पे अगर रिवर्स चार्ज है, GTA पे अगर रिवर्स चार्ज है तो इस पे तो 5% लगेगा सर। मतलब ITC में आपने गलती कर दी है सर, ITC में आपने गलती कर दी है सर। ITC की गलती सुधारो, ITC की गलती सुधारो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एक बार ताली बजा दीजिए उत्सव के लिए, उत्सव के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। उत्सव ने मिस्टेक होने से रोक लिया है। 5 लाख और 1.5 लाख, 6.5 लाख पे 9% मिलेगा,
6.5 लाख पे 9% मिलेगा। और जो जीटीए वाली सर्विस थी 2 लाख की, जो जीटीए वाली सर्विस थी 2 लाख की, उस पे 2.5% मिलेगा, 2.5% मिलेगा, 2.5% मिलेगा। टोटल कर लो जरा कितना आ रहा है, टोटल कर लो कितना आ रहा है। 650 का 9% और 2 लाख का 2.5%, ये आ रहा है सर 63,500 ईच। ये आ रहा है 63,500 ईच, 63,500 ईच, 63,500 ईच। इससे पता चलता है कि एक बच्चा है जो अटेंटिवली पढ़ रहा है, वो सिर्फ कॉपी नहीं कर रहा है। एक बच्चा है जो अटेंटिवली पढ़ रहा है, वो सिर्फ कॉपी नहीं कर रहा है, वो अपना दिमाग भी लगा रहा है कि सर कल तो सेम यही एडजस्टमेंट आई थी, कल आपने 5% किया था। वेरी गुड उत्सव। चलिए ये आ जाएगा आपके पास 7150, ये आ जाएगा आपके पास 7150 और ये आ जाएगा आपके पास 3। क्या हमारा आंसर खत्म हो गया? क्या हमारा आंसर खत्म हो गया? नहीं, हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ, हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ। ये क्या आया है सर? ये आया है नेट आउटपुट टैक्स। इसमें अब आपको ऐड करना पड़ेगा वो वाला टैक्स जो आपको रिवर्स चार्ज में देना है। आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा जो टैक्स आपको आरसीएम में देना है। आरसीएम में कौन सा वाला टैक्स देना है? जीटीए वाला, जीटीए वाला, जीटीए वाला। 2 लाख का 2.5%, 5,000 और 5,000। तो आपको जो कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी दैट विल बी 12,150, 12,150 एंड 360। 12,150, 12,150 एंड 360। चेक कर लेते हैं एक बारी, चेक कर लेते हैं एक बारी। कहीं गड़बड़ करिए और कहीं तो छोटी सी गड़बड़ और हुई है, कहीं तो छोटी सी गड़बड़ और हुई है। सर ये भी आपका अनरजिस्टर्ड था क्या? नहीं, ठीक है। ओहो, ओहो, ओह, एक ना छोटी सी गलती हुई है। क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में ही गिवन था, क्वेश्चन में ही गिवन था, क्वेश्चन में ही गिवन था कि कार रेंटल के ऊपर, कार रेंटल के ऊपर और जीटीए के ऊपर क्वेश्चन में गिवन था। हमने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा जल्दी जल्दी में, क्वेश्चन में गिवन था, हमने नहीं पढ़ा जल्दी जल्दी में कि कार रेंटल के ऊपर और आपके जीटीए के ऊपर 5% का ही रेट है, 5% का ही रेट है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना। यहां पर मेरे से गलती हुआ है। अच्छा कह रहा है सर गलती आपने करी है, सुधारो भी आप ही। सुधार देते हैं भाई, सुधार देते हैं। इधर आप आईटीसी पे रेक्टिफिकेशन कर लो, मैं यहां पे बना देता हूं आईटीसी, मैं यहां पर बना देता हूं आईटीसी, आईटीसी, आईटीसी। आईटीसी एक जीटीए का है, आईटीसी एक कार रेंटल का है और आईटीसी एक स्पॉन्सरशिप का है। सीजीएसटी है और एसजीएसटी है। जीटीए पे 5% है, कार रेंटल पे 5% है और स्पॉन्सरशिप पे आपका 18%। ठीक है, तो जीटीए की 2 लाख की थी, 2 लाख का 5%, 2 लाख का 5% 10,000, जिसका आधा इधर आ जाएगा और आधा इधर आ जाएगा। कार रेंटल है 1.5 लाख, 1.5 लाख का 5% 7,500, 7,500 का आधा 3,750, 3,750 और स्पॉन्सरशिप थी आपके पास 5 लाख, 5 लाख का 18%, 45,000 और 45,000। ठीक है, तो आपका क्रेडिट चेंज हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 53,750, 53,750। अरे यार कभी कभी हो जाता है, जल्दी का काम शैतान का, वही हमसे भी हो गया आज। जल्दी का काम शैतान का, हमसे वही गलती हो गई, हम शैतान बन गए। अगर इंसानों की तरह पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते तो गलती ना होती। अब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है, अब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है।
22,900, 22,000। ठीक है, मैंने नीचे रेट्स नहीं पढ़े जल्दी जल्दी में, ये उसकी वजह से हुआ। अगर मैं नीचे रेट्स पढ़ लेता तो दिक्कत ना आती, पर मुझे लगा शायद वही होंगे रेट्स। एनीवेज कोई बात नहीं, मेरी गलती है, कान पकड़ के माफी। एनीवेज आप ये गलती एग्जाम में मत करना, क्वेश्चन पूरा केयरफुली रीड कर। ठीक है, कई बारी ओवर कॉन्फिडेंस लीड टू दिस थिंग, ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू दिस थिंग। चलिए, अब हम लोगों ने मई 25 का जो आरटीपी है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम जल्दी से आ जाते हैं अपने पास जनवरी 25 के आरटीपी पे। जल्दी से अब हम आ जाते हैं अपने पास जनवरी 25 के आरटीपी पे। ये जनवरी 25 का आरटीपी आपको उत्कर्ष बैच में मिल जाएगा। ठीक है, आप ये उत्कर्ष बैच से डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज आपको आईसीएआई की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, आप चाहो तो वहां से डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर जीएसटी का केस सिनेरियो। जीएसटी का केस सिनेरियो ये हम लोग कौन सा करने जा रहे हैं सर? ये हम लोग करने जा रहे हैं Jan 25। ये हम लोग करने जा रहे हैं। अरे ठीक है यार, प्रतिम कह रहा है सर 21,900 होगा, आपने फिर से गलती कर दी। अरे भाई 21,900 कर ले, मैं कह रहा हूं ना जल्दी का काम शैतान का। अभी ठीक है, आ जाइए केस सिनेरियो पे आ जाइए सर, आ जाइए केस सिनेरियो पे आ जाइए। जनवरी 2025 जीएसटी का केस सिनेरियो। विंटेज सिनेमास प्राइवेट लिमिटेड is the leading chain of multiplexes operating in a several state across India। तो ये कंपनी है और कंपनी का अक्रॉस इंडिया मल्टीप्लेक्स चलते हैं। इनका कॉरपोरेट ऑफिस मुंबई में है और ये रजिस्टर्ड है मल्टीपल स्टेट्स में रजिस्टर्ड है। कंपनी ऑफर करती है मूवी टिकट्स, फूड एंड बेवरेजेस and other entertainment related services। obviously multiplex है। the turnover of the company in the preceding year as per the audited financial statement is 175 करोड़। तो पिछले साल का जो टर्नओवर है वो आपका 175 करोड़ का है। और कंपनी अभी तक टिल जून कंपनी अभी तक टिल जून 35 करोड़ का टर्नओवर कर चुकी है। यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में अभी तक ये 35 करोड़ का टर्नओवर कर चुकी। ठीक है, अरे कोई बात नहीं, आप पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ लेते। वीसीपीएल ने एक नया मल्टीप्लेक्स खोला है गुजरात में, जहां पे कमर्शियल ऑपरेशन 1 अगस्त को स्टार्ट हुए हैं। तो गुजरात में एक हमने नया मल्टीप्लेक्स खोल दिया है। ड्यू टू ऑपरेशंस इन मल्टीपल स्टेट, फाइनेंस एंड अकाउंट्स आर हैंडल्ड बाय द सेंट्रलाइज्ड टीम एट द कॉर्पोरेट ऑफिस। तो पूरे इंडिया का काम कहां से मैनेज हो रहा है? पूरे इंडिया का काम मैनेज हो रहा है कॉर्पोरेट ऑफिस से। और कॉर्पोरेट ऑफिस कहां पर था? कॉर्पोरेट ऑफिस इन्होंने बताया था कि इनका कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र में कॉर्पोरेट ऑफिस है। द सेम टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जीएसटी रिटर्न्स फॉर ऑल द जीएसटी रजिस्ट्रेशंस ऑफ द कंपनी। तो सारी कंप्लायंसेस कहां से हो रही है? कॉर्पोरेट ऑफिस से हो रही है। कंपनी इज ऑल्सो एंगेज्ड इन लीजिंग ऑफ द स्पेस टू इंडिपेंडेंट वेंडर्स इन इट्स फूड कोर्ट अगेंस्ट द रेंटल चार्जेस। मतलब ये कमर्शियल स्पेस किराए पर दे रहे हैं, फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द रेवेन्यू। कंपनी ने ऑब्टेन करा है एक नया ऑफिस बिल्डिंग जिसका रेंटल एग्रीमेंट हो गया है, और कंपनी ने 5 करोड़ रुपए का रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है। रेंटल एग्रीमेंट 5 साल का है। ठीक है, कंपनी ने डिस्पैच किया है एडवर्टीजमेंट मटेरियल 35 लाख रुपीस का महाराष्ट्र से गुजरात मल्टीप्लेक्स को फॉर द अपकमिंग मूवीज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू रोड इन्होंने 35 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट मटेरियल ट्रांसफर किया है। कंपनी ऑलरेडी क्लेम कर चुकी है आईटीसी ऑन द एडवर्टीजमेंट मटेरियल।
जो रेट है जीएसटी के वो 18%, 9% और 9% के हैं। आपको आंसर्स प्रोवाइड करने। चलिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अंडर द जीएसटी लॉ इन रिलेशन टू रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी इन रिलेशन टू इट्स ऑपरेशन टू बी कमेंस्ड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात में इन्होंने एक नया मल्टीप्लेक्स खोला था। गुजरात में इन्होंने एक नया मल्टीप्लेक्स खोला था 1 अगस्त को। इसके रजिस्ट्रेशन की बातचीत चल रही है। कोई मुझे बताएगा इसके रजिस्ट्रेशन का क्या करना है? हाँ जी, कोई मुझे बताएगा इसके रजिस्ट्रेशन का क्या करना है? अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारा पिछले साल का टर्नओवर ऑलरेडी 20 लाख रुपीस को एक्सीड कर चुका है। तुम्हारा टर्नओवर ऑलरेडी पिछले साल का 20 लाख एक्सीड कर चुका है। तुम मल्टीपल स्टेट्स में रजिस्टर्ड हो, तो जब ये गुजरात में तुम नया मल्टीप्लेक्स खोलोगे तो तुम्हें यहां पर इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसके ऊपर कोई भी रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। बीसीपीएल इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपका टर्नओवर अभी एक्सीड नहीं हुआ। कैसी पागलों वाली बात कर रहा है। फिर कह रहा है VCPL इज रिक्वायर्ड टू टेक द रजिस्ट्रेशन व्हाइल कमेंसिंग द बिजनेस एज इसका जो टर्नओवर है ऑलरेडी एक्सीड कर चुका है 20 लाख इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। VCPL is allowed to add Gujarat multiplex as a additional place of business under the existing। नहीं भैया, नहीं, गलत बात। VCPL is required to take the registration only from the next financial year। नहीं बेटा, गलत बात। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास क्या है? बी, क्योंकि आप ऑलरेडी अपना टर्नओवर जो है वो एक्सीड कर चुके हो। आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली लेना पड़ेगा। Which of the statement is true in relation to filing of the return? रिटर्न फाइलिंग को लेकर क्या स्टेटमेंट ट्रू है? VCPL is required to file the single consolidated return for all the states। नहीं सर, गलत बात है। VCPL is required to file the separate GST return for each state where it is registered। VCPL is required to file the return only for the Maharashtra where its corporate office is located। VCPL has option to file the return in the state with a highest turnover। नहीं सर, आप जितने स्टेट में रजिस्टर्ड हो हर स्टेट की आपको क्या करनी पड़ेगी? रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगेन योर राइट आंसर इज बी। अगेन योर राइट आंसर इज बी। VCPL is required to levy the GST on the rental charges। इन्होंने फूड कोर्ट किराए पर दिए थे। ये लीजिंग ऑफ स्पेस के धंधे में भी थी। इन्होंने फूड कोर्ट किराए पर दिया था। फूड कोर्ट किराए पर दिया था। फूड कोर्ट क्या है? कमर्शियल प्रॉपर्टी। आपने फूड कोर्ट आपने किराए पर दिया था। ये आपकी क्या है सर? ये आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर देते हो और आप रजिस्टर्ड व्यक्ति होते हो तो बाबू ये टैक्सेबल होती है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्या VCPL रजिस्टर्ड है? हाँ सर, VCPL रजिस्टर्ड है। तो VCPL रजिस्टर्ड है और वो कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर देगी तो वो टैक्सेबल होगी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। ओनली इफ द टर्नओवर ऑफ टेनेंट एक्सीड्स 20 लाख। नहीं। ओनली इफ द टर्नओवर ऑफ द टेनेंट एक्सीड 1.5 करोड़। नहीं। ओनली इफ द टोटल रेंटल चार्जेस एक्सीड्स 20 लाख। नहीं। irrespective of the turnover of the tenant or the amount of rent collected in the hands of VCPL। D will be the correct answer, क्योंकि VCPL का टर्नओवर ऑलरेडी थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर रहा है। VCPL का टर्नओवर ऑलरेडी थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर रहा है। जितना भी रेंट VCPL को मिलेगा उस रेंट के ऊपर VCPL को फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में GST लगाना पड़ेगा। सर, जो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है क्या उस पे GST लगती है? जो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है क्या उस पे GST लगती है? तो राजा बेटा, आपका जो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो तो कंसिडरेशन ही नहीं होता ना। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट तो कंसिडरेशन ही नहीं होता।
और अगर ये कंसिडरेशन ही नहीं है तो बाबू इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगी। तो बाबू इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू पे जीएसटी बाय द ओनर और द वीसीपीएल। आपका ये कंसिडरेशन ही नहीं है, और कंसिडरेशन ही नहीं है तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगी ही नहीं। तो आपका पहला ऑप्शन भी गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है, और चौथा ऑप्शन भी। VCPL is for the advertisement material sent from महाराष्ट्र ऑफिस टू गुजरात ऑफिस। महाराष्ट्र ऑफिस से गुजरात ऑफिस में इन्होंने 35 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट मटेरियल बाय रोड भेजा है, बाय रोड भेजा है। Not liable to issue any document as the transaction is between the entities having the same PAN। नहीं, डिस्टिंक्ट पर्सन है। मुंबई वाला ऑफिस अलग पर्सन है, गुजरात वाला ऑफिस अलग पर्सन है। डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई हो रही है, ये डीम्ड सप्लाई है, शेड्यूल 1 में आएगी। आपको इसके लिए या तो इनवॉइस इशू करना पड़ेगा या तो आपको इसके लिए डिलीवरी चालान इशू करना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई एक चीज तो इशू होगी, तो ये गलत है। लाइबल टू इशू ओनली अ डिलीवरी चालान, नहीं। लाइबल टू इशू ओनली अ बिल ऑफ सप्लाई, नहीं। लाइबल टू जनरेट अ टैक्स इनवॉइस एज वेल एज ई-वे बिल, डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि 50,000 रुपए से ज्यादा वैल्यू का सामान बाय रोड जा रहा है और सप्लाई डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रही है, तो बाबू आपको इनवॉइस भी इशू करनी पड़ेगी और आपको ई-वे बिल भी जनरेट करना पड़ेगा। आपका डी विल बी द एक्यूरेट आंसर। ठीक है, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखते हैं। ब्लू पांडा प्राइवेट लिमिटेड, ब्लू पांडा प्राइवेट लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सप्लाई करती है गुड्स टू वेरियस रजिस्टर्ड डीलर अक्रॉस इंडिया। कंपनी का एग्रीगेट टर्नओवर 6 करोड़ रुपए का था फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। द फाइनेंस टीम ऑफ द कंपनी इज नॉट श्योर वेदर द ई इनवॉइसिंग प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू द कंपनी and it is of the view that under e-invoicing system invoices needs to be generated directly on the e-invoice portal instead of the ERP system। You are required to advise the finance team on the following। e-invoicing क्या होती है ये बताना है, और क्या ये अप्लाई हो रही है ब्लू पांडा में। तो e-invoicing क्या होता है सर? e-invoicing होता है कि आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे एक इनवॉइस जनरेट करते हो, बाद में आप उस इनवॉइस को अपलोड करते हो ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे। ई इनवॉइसिंग पोर्टल का काम क्या होता है? वो इस इनवॉइस को क्या देती है? एक क्यूआर कोड दे देती है और उसको एक यूनिक नंबर अलॉट कर देती है। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल होता है ना, आईआरपी, आपको उस पे अपलोड करना होता है। क्या आपको ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे इनवॉइस बनानी होती है? द आंसर इज नो। आप ई इनवॉइसिंग के पोर्टल पे इनवॉइस नहीं बनाते। आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का जो इनवॉइस होता है, आप उस इनवॉइस को रजिस्टर करते हो ई इनवॉइस पोर्टल पे, जो क्या करता है उस पे क्यूआर कोड लगा देता है, उसको एक यूनिक नंबर दे देता है, उसको रजिस्टर कर लेता है अपने पास। और ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है सर? ये आपके पास एप्लीकेबल होता है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा का होता है। अगर 2017-18 ऑनवर्ड्स किसी भी साल अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग लग जाएगी। क्योंकि इस कंपनी का टर्नओवर 6 करोड़ का है तो इसके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन आ जाएंगे। ई इनवॉइसिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप इलेक्ट्रॉनिकली रिपोर्ट करते हो जो भी आपकी B2B इनवॉइसेस हैं टू द जीएसटी सिस्टम, जिनका भी टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 5 करोड़ का। क्योंकि ब्लू पांडा का टर्नओवर 6 करोड़ का है तो इनके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। Does the Blue Panda need to create its invoices directly on the e-invoicing portal? डायरेक्टली ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे आपको इनवॉइस जनरेट करनी है? नहीं, आपको डायरेक्टली वहां पर इनवॉइस जनरेट नहीं करनी है। आपको क्या करना है? कंपनी कंटिन्यू करेगी अपने जीएसटी इनवॉइसेस अपने अकाउंटिंग अपने ईआरपी सिस्टम पे। आपका ओनली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको इन इनवॉइसेस को रिपोर्ट करना है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, जिसको आईआरपी बोलते हैं। और वो क्या करता है? इसको एक यूनिक नंबर दे देता है जिसको हम इनवॉइस रेफरेंस नंबर बोलते हैं। तो बाबू आपने इनवॉइस जनरेट करनी है और इस इनवॉइस को आपने अपलोड कर देना है आईआरपी पे। आईआरपी क्या करेगा? उसको आईआरएन एक यूनिक
इनवॉइस रेफरेंस नंबर दे देगा जो कि आपका ई इनवॉइस हो जाएगा, सिंपल। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 7 की बात करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7, ब्रीफली एग्जामिन द प्लेस ऑफ सप्लाई। आपको प्लेस ऑफ सप्लाई बतानी है। शांति एक अनरजिस्टर्ड रेसिडेंट है गुजरात की। वेंट टू मीट हर पेरेंट्स एट द नेटिव प्लेस पटना, पटना गई है वो, और बाय करती है मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी अपने माता पिता के लिए फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। आपको बताना है, आपको बताना है कि यहां पर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, बताओ सर। एमएनटी इंश्योरर ऑफ पटना, द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द एमएनटी इंश्योरेंस इन पटना। तो बाबू इंश्योरेंस के केस में हमने क्या देखा है, इंश्योरेंस के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है सर, इंश्योरेंस के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होती है लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट। यहां पर हमने इंश्योरेंस किसका करवाया है सर, यहां पर हमने इंश्योरेंस जो करवाया है वो पेरेंट्स का करवाया है। हमने इंश्योरेंस किसका करवाया है, पेरेंट्स का करवाया है। सर्विस रिसिपिएंट यहां पर कौन है, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स। सर्विस रिसिपिएंट्स यहां पर पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स की लोकेशन कहां की है, पेरेंट्स की लोकेशन पटना की है, पेरेंट्स की लोकेशन पटना की है। तो पहले वाले केस में आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई निकल कर आएगा वो पटना निकल कर आएगा, वो पटना निकल कर आएगा। इसके बाद लाखन सिंह एक ट्रांसपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, एक जीटीए है, रजिस्टर्ड इन नोएडा उत्तर प्रदेश, रजिस्टर्ड इन नोएडा उत्तर प्रदेश, हायर्ड बाय राम ट्रेड लिंक्स, एक रजिस्टर्ड सप्लायर है न्यू दिल्ली का, टू ट्रांसपोर्ट इट कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम इट्स वेयर हाउस इन दिल्ली टू द हाउस ऑफ बायर लोकेटेड इन रुड़की उत्तर प्रदेश। जीटीए, जीटीए के केस में, सॉरी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के केस में, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, अगर सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड व्यक्ति है, यस, तो सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन, और अगर रजिस्टर्ड व्यक्ति नहीं है तो जहां पर आपने गुड्स हैंड ओवर करे हैं, जहां पर आपने गुड्स हैंड ओवर करें, जहां पर आपने गुड्स हैंड ओवर करें, जहां पर आपने गुड्स हैंड ओवर करें। अब आप मुझे बताओ, यहां पर आपका जो रिसिपिएंट है, आपका जो रिसिपिएंट है राम ट्रेड लिंक, आपका जो रिसिपिएंट है राम ट्रेड लिंक, वो रजिस्टर्ड व्यक्ति है। कहां पर रजिस्टर्ड है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है। तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर क्या बनेगा सर, प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा यहां पे सर्विस रिसिपिएंट का लोकेशन, और सर्विस रिसिपिएंट किधर का है, दिल्ली का है। इसके बाद करण मुंबई का है, इन्होंने पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन लिया है मुंबई में फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर and gives his residential address at Mumbai as the address for billing with the said company। तो बाबू पोस्टपेड कनेक्शन के केस में, पोस्टपेड कनेक्शन के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है सर, जो भी एड्रेस होता है सर्विस रिसिपिएंट का। पोस्टपेड के केस में, पोस्टपेड के केस में जो भी एड्रेस होता है सर्विस रिसिपिएंट का, वही प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। पोस्टपेड कनेक्शन के केस में, पोस्टपेड कनेक्शन के केस में अगर एड्रेस रिसिपिएंट का अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। तो हमारे पास एड्रेस अवेलेबल है, हमने एड्रेस कौन सा दिया है सर, हमने मुंबई का एड्रेस दे रखा है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर क्या बन जाएगी सर, प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर मुंबई बन जाएगी, सिंपल। तो पहले वाले केस में पटना बन रही है, दूसरे वाले केस में दिल्ली बन रही है, और तीसरे वाले केस में मुंबई बन रही। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार सेल्फ रीड कर लेना। इसमें पूछा गया है कौन कौन से अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ले रखी है। ठीक है, अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ले रखी है तो आपको कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। तो बाबू आपको अपने गुड्स का स्टॉक जो है वो मेंटेन करके चलना होता है, और डिटेल्स ऑफ टैक्स वगैरह आपको मेंटेन करने होते हैं। एक बार रीड कर लेना, हो जाएगा आपसे। इलस्ट्रेशन नंबर 9 पर आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 9 पर आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 9। मेसर्स कंसल्ट ईज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मुंबई महाराष्ट्र,
offer a business consultancy, digital marketing and project management services across India. The company recorded the following transaction in the month of October. तो यहां पर आपकी एक कंपनी है, रजिस्टर्ड है मुंबई के अंदर, और अक्टूबर के महीने का ये आपको डेटा दे रहा है। पहला आ रहा है कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर द मार्केट एनालिसिस। आपने प्रोवाइड करी है कंसल्टेंसी सर्विस फॉर द मार्केट एनालिसिस टू XYZ लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड क्लाइंट इन चेन्नई, तमिलनाडु। इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है फॉर 4,50,000। एडिशनली द कंपनी पेड अमाउंट ऑफ 4,500 एज अ प्रोफेशनल टैक्स applicable in the state of Maharashtra as per the requirement of the local state. The amount of professional tax was recovered separately from the XYZ Limited. तो आप मुझे बताओ यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनेगी? यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनेगी पहले वाले ट्रांजैक्शन? बताइए सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई यहां पर क्या बनेगी? सर आपने 4,50,000 रुपए की कंसल्टेंसी ली है और आपने सेपरेटली रिकवर किया है 4,500 रुपए का प्रोफेशनल टैक्स, 4,500 रुपए का प्रोफेशनल। तो मालिक एज पर सेक्शन नंबर 15 जो भी टैक्सेस आपने रिकवर करे हैं अदर देन जीएसटी, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेंगे। तो ये प्रोफेशनल टैक्स भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाए। तो पहले वाले केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई 4,54,500, और क्योंकि ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट था तो इस पे आउटपुट का आईजीएसटी लग जाएगा। क्या कह रहा है अगला? डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का लॉन्च इवेंट, आपने कंडक्ट करी है डिजिटल मार्केटिंग फॉर द अपकमिंग प्रोडक्ट लॉन्च ऑफ मिस्टर ए बेस्ड इन राजस्थान, जो कि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति हैं। द एग्रीड फीस फॉर द सेड सर्विसेज ₹3 लाख। आउट ऑफ द एग्रीड फी अमाउंट ऑफ 25,000 इज इनकर्ड बाय मिस्टर ए। कंपनी वॉज लाइबल टू पे द सेम इन रिलेशन टू द सप्लाई एंड द नेट पेमेंट रिसीव्ड बाय द कंपनी वॉज ₹2,75,000। अगेन सर आप किधर के हो? मुंबई के हो, और आपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करी है, सर्विस रिसिपिएंट आपका राजस्थान का है, अगेन इस पे आईजीएसटी लग जाएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई यहां पर भी क्या बनेगी सर? वैल्यू ऑफ सप्लाई यहां पे 3 लाख बनेगी, और इस पे भी आपका क्या लग जाएगा? आईजीएसटी लग जाएगा। 3 लाख क्यों बनेगी? क्योंकि सर पेमेंट जो एग्रीड हुई है वो 3 लाख की एग्री हुई है। रिसिपिएंट ने सप्लायर के बिहाफ पे 25,000 रुपीज पे करे और उसने सप्लायर को 275 पे करा, मतलब रिसिपिएंट की जेब से एक 25,000 रुपए निकला है और एक 2,75,000 रुपए निकला है। तो रिसिपिएंट ने टोटल पेमेंट कितने का करा है? 3 लाख का करा है। 3 लाख ही वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा। ट्रैवलिंग पेमेंट फॉर द टीम, The employees incurred an amount of 50,000 on travel to Kolkata for a client project and claimed the reimbursement of the same from the company. As a policy, company charged such expenses from the client on the actual basis. तो हमने 50,000 रुपए खर्च किए और ये 50,000 रुपए हमने क्लाइंट से रिकवर कर लिए। तो any amount charged from the recipient shall be included in the value of supply. Any amount charged shall be included in the value of supply. इस 50,000 पे भी जीएसटी लगेगी। और आपने ट्रेवल किया था कलकत्ता में क्लाइंट के प्रोजेक्ट के लिए, तो अगेन यहां पर भी आपके पास क्या आ जाएगा? आउटपुट का आईजीएसटी आ जाएगा। इसके बाद डिस्काउंट पास्ड ऑन टू द कस्टमर। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट वॉज ऑफर्ड टू अ कस्टमर अमाउंटिंग टू 50,000 against a supply for which invoice is issued in September. The customer has not reversed
कस्टमर हैज नॉट रिवर्स्ड, कस्टमर हैज नॉट रिवर्स्ड आईटीसी रिलेटिंग टू सच डिस्काउंट। बताओ, आपने पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया है, रिया बेटा हमारा कस्टमर अनरजिस्टर्ड है, हम तो रजिस्टर्ड है ना। हमने 3 लाख रुपए की सप्लाई दी है अपने कस्टमर को, हमें तो जीएसटी लगेगा ना बेटा। रिया बेटा सप्लायर इज रजिस्टर्ड, सप्लायर ने 3 लाख रुपए की सप्लाई करी है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो की फर्क पैदा है, उस पर तो जीएसटी लगेगी ना। सर यहां पर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में एक कंडीशन होती है कि वो डिस्काउंट आपको तभी वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक्सक्लूड करने को मिलेगा जब आपका रिसिपिएंट उसका आईटीसी रिवर्स करे। क्योंकि रिसिपिएंट ने डिस्काउंट का आईटीसी रिवर्स नहीं करा है तो इस डिस्काउंट को एक्सक्लूड नहीं करा जाएगा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही इग्नोर करना पड़ेगा जैसे वो आपको करती है। तो यहां पर आप इसे क्या कर दो, इग्नोर कर दो। रिकवरी ऑफ लेट पेमेंट चार्जेस, रिकवरी ऑफ लेट पेमेंट चार्जेस, कंपनी रिसीव्ड अमाउंट ऑफ 1 लाख एज अ लेट पेमेंट चार्जेस फॉर द डिले इन द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम द क्लाइंट whose सर्विस कॉन्ट्रैक्ट was completed in June। तो बाबू यहां पर भी आपका ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में 1 लाख आ जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में 1 लाख आ जाएगा। आपने परचेज करी है कार, अ कार वॉज परचेज इन द नेम ऑफ द कंपनी बाय द डायरेक्टर, टोटल कॉस्ट ऑफ द कार इज 10,50,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। आप मुझे बताओ, आपने कार खरीदी है, क्या आपको आईटीसी मिलेगा? नहीं। 17,5 आपका आईटीसी क्या रहेगा, इस पे ब्लॉक रहेगा, आपको यहां पर कोई भी आईटीसी अलाउड नहीं होगा, आपको यहां पर कोई भी आईटीसी अलाउड नहीं होगा। कंपनी ने पे करा है इंश्योरेंस ऑफ द अबव न्यू कार 25,000 रुपए विच इंक्लूड्स आईजीएसटी ऑफ 2300। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिल रहा तो मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल का रिपेयर, मोटर व्हीकल की सर्विसिंग, उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर मोटर व्हीकल का ही क्रेडिट नहीं है तो उसके इंश्योरेंस का भी क्रेडिट आपको यहां पर नहीं मिलेगा। प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विस, प्रोक्योरमेंट मतलब आपने सर्विस ली है, कंपनी ने रिसीव करी है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पस on which GST paid was 45,000. Said credit was not restricted under any provision of the IGST law. तो बाबू यहां पर आपको इसका आईटीसी मिल जाएगा, आपको 45,000 रुपए का आईजीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा क्योंकि इसका क्रेडिट ब्लॉक नहीं है। स्पॉन्सरशिप, कंपनी ने स्पॉन्सर किया है एक स्पोर्ट्स इवेंट वेयर इन इट पेड amount of rupees 2 lakh to the event organizer. Service recipient is a company. Service recipient is a company. कंपनी ने स्पॉन्सरशिप सर्विस रिसीव करी है। सर ये आपकी इनवर्ट सप्लाई है और ये आपकी इनवर्ट सप्लाई आरसीएम में आ जाएगी, ये आपकी इनवर्ट सप्लाई आरसीएम में आ जाएगी, आरसीएम में आ जाएगी। आप कंपनी हो, आप कंपनी हो, आप कंपनी हो, आपने स्पॉन्सरशिप सर्विस रिसीव करी है। बॉडी कॉर्पोरेट जब स्पॉन्सरशिप सर्विस रिसीव करता है तो रिवर्स चार्ज लग जाता है, यहां पे रिवर्स चार्ज लग जाएगा, रिवर्स चार्ज लग जाएगा। तो आपको यहां पे 2 काम करने पड़ेंगे, एक तो रिवर्स चार्ज लगेगा और दूसरा आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। दूसरा आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। सबसे पहला काम आपको यह बताना है टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी। सबसे पहला काम आपको यह बताना है टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी। दूसरा आपको बताना है कि आउटपुट टैक्स पेबल बाय द कंपनी कितना होगा और तीसरा आपको बताना है नेट जीएसटी पेबल इन कैश कितना। शुरू करें, शुरू करें। बच्चा कह रहा है सर 5वें वाले केस में जहां पे लेट पेमेंट चार्जेस हैं 1 लाख रुपए के, इसको हम इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान सकते हैं? मान सकते हो, आप एक नोट डाल देना कि ये 1 लाख रुपए इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, आप मान सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन ने आपसे वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछी,
सबसे पहले क्वेश्चन ने आपसे वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछी है, तो जरा मुझे वैल्यू ऑफ सप्लाई बताओ कितनी आ रही है। एक आपके पास 454 आ रही थी, एक आपके पास 3 लाख रुपए आ रही थी, प्लस करते जाओ 454 प्लस 3 लाख, एक आपके पास ये 50,000 आ रही थी प्लस 50,000, एक आपके पास ये 1 लाख रुपए आ रही थी प्लस 1 लाख। तो मेरे हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई जो आ रही है वो 9,04,000 रुपए की आ रही है, वो 9,04,000 रुपए की आ रही है, क्योंकि नीचे आपको ये जो चारों दी हुई है ये आपकी इनवर्ट सप्लाई है। नीचे जो आपको चार दे रखी है ये आपकी इनवर्ट सप्लाई है। टिल पॉइंट नंबर 5, टिल पॉइंट नंबर 5, टिल पॉइंट नंबर 5 ये आपकी आउटवर्ड सप्लाई थी। तो टोटल आपकी 9,04,000 आ रही है। 4,54,000 पहली वाली, 3 लाख रुपए दूसरी वाली, 50,000 रुपए पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट इसको आपने इग्नोर कर दिया था। लेट पेमेंट चार्जेस 1 लाख रुपए, टोटल आ रहा है 9,04,000 रुपए, 9,04,500 रुपए, 9,04,500। एवरीवन यहां तक बात क्लियर है। इसके बाद दूसरी चीज उसने क्या पूछी है आपसे, दूसरी चीज उसने पूछी है आउटपुट टैक्स पेबल बाय कंपनी क्या होगा। आउटपुट टैक्स पेबल बाय कंपनी क्या होगा। सारे ट्रांजैक्शन आईजीएसटी वाले थे, सारे ट्रांजैक्शन आईजीएसटी वाले थे, तो 9,04,500 पे, 9,04,500 पे आपका 18% का आईजीएसटी आ जाएगा 162,810, 1,62,810, 9,04,500 पे 18%, 9,04,500 पे 18%। सारे ट्रांजैक्शन आपके इंटर स्टेट थे, सारे ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट थे, इसलिए उस पे क्या लग जाएगा आईजीएसटी। अब आपको बताना है नेट जीएसटी पेबल इन कैश। ये बताने के लिए आपको सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि आपके पास आईटीसी कितना है, आपके पास आईटीसी कितना है। बाबू एक आईटीसी आपके पास ये है 45,000 रुपीज का, एक आईटीसी आपके पास ये है 45,000 रुपीज का, और एक आपके पास यहां पर आएगा 2 लाख पे 18%, 45,000 प्लस 36,000, 36 कैसे आ रहा है, इस 2 लाख का 18% जो स्पॉन्सरशिप वाली सर्विस थी। अच्छा आपको यह समझ में आया ना, स्पॉन्सरशिप पे रिवर्स चार्ज क्यों लग रहा है, यह समझ में आया आपको। स्पॉन्सरशिप पे रिवर्स चार्ज क्यों लग रहा है, आपको यह समझ में आया। अरे भाई आप कौन हो, आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, तो किसी एसोसिएशन ने आपको स्पॉन्सरशिप सर्विस दी है, किसी एसोसिएशन ने आपको स्पॉन्सरशिप सर्विस दी है, और आप कौन हो, आप एक कंपनी हो, आप एक कंपनी हो, और आप इसके लिए 2 लाख का पेमेंट कर रहे हो, आप इसके लिए 2 लाख का पेमेंट कर रहे हो, आप इसके लिए 2 लाख का पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि आप रिसिपिएंट, क्योंकि आपका जो रिसिपिएंट है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि आपका रिसिपिएंट एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो इस पे क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। कंपनी को इस इनवर्ट सप्लाई पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास आईटीसी कितने का आएगा, 81 का आएगा, 81 का आएगा। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, नेट जीएसटी पेबल इन कैश, नेट जीएसटी पेबल इन कैश। तो नेट जीएसटी पेबल इन कैश कैसे निकालोगे, आपका आउटपुट टैक्स आ रहा था 162,810, इसमें से आपको आईटीसी मिलेगा 81,000 का, आपके पास आ जाएगा 81,810, इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा जो इनवर्ट सप्लाई पे आपको आरसीएम में टैक्स देना है 36,000 का। इनवर्ट सप्लाई पे जो आपको 36,000 का टैक्स देना है वो आपको प्लस करना पड़ेगा 1,17,810 रुपए, 1,17,810 रुपए। आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, नेट जीएसटी पेबल प्लस इनवर्ट सप्लाई आरसीएम, दिस इज द जीएसटी पेबल।
सॉरी, आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे आ जाइए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। मिस्टर भोलूराम एक सप्लायर है, मेरठ यूपी के हैं। इन्होंने सप्लाई करी है बेडशीट, पिलो कवर, ब्लैंकेट टू अ गवर्नमेंटल एजेंसी रजिस्टर्ड इन यूपी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 4,61,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी। द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज बाइफरकेटेड एज बिलो। ब्लैंकेट्स 2,40,000 की हैं, बेडशीट्स 153 की हैं, पिलो 68,000 के हैं। Is governmental agency is required to deduct the tax at source while making the payment? If yes, determine the amount of TDS to be deducted. आप बताओ, अगर आप गवर्नमेंटल एजेंसी को सप्लाई कर रहे हो, अगर आप गवर्नमेंटल एजेंसी को सप्लाई कर रहे हो और आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितने की है सर? आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड कर रही है, आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड कर रही है 2.5 लाख को। आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड कर रही है 2.5 लाख को। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ता है सर? टीडीएस काटना होता है सर। कितना टीडीएस कटता है सर? सर 1% ईच आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी, 1% ईच सीजीएसटी और एसजीएसटी आपका टीडीएस कटता है। यानी कि हमारे केस में यहां पे टीडीएस लगेगा, आपने यहां पर 4,61,000 की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू सप्लाई करी है, इसका 1% यानी कि 4,610, इतना ही सीजीएसटी और इतना ही एसजीएसटी, इतना ही सीजीएसटी, इतना ही एसजीएसटी, ईच सीजीएसटी और एसजीएसटी। बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। तो अगर आपने सप्लाई करी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंटल एजेंसीज को या फिर नोटिफाइड पर्सन को, और आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की है, तो यहां पर आपका टीडीएस कटता है, सप्लायर आपका टीडीएस काटता है 1% का ईच अंडर सीजीएसटी और एसजीएसटी। हमारे केस में जो भोलूराम ने सप्लाई करी है वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की है, तो यहां पे 1% का टीडीएस कटेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी का, राइट। तो आज की सभा हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कल अब हम लोग क्या कर रहे होंगे सर? कल हम लोग करेंगे सितंबर 24 का आरटीपी प्लस हम करेंगे मई 24 का आरटीपी। ठीक है, कल ये 2 आरटीपी हम निपटाएंगे। कौन सा वाला पोर्शन? जीएसटी वाला पोर्शन। और इसके साथ आपके टोटल कितने आरटीपीस कवर हो जाएंगे? टोटल 5 आरटीपीस आपके कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं पीवाईक्यूज पे चलूंगा, फिर मैं आपका इनकम टैक्स कराऊंगा और इनकम टैक्स कराने के बाद मैं पीवाईक्यूज पे। ठीक है, बैड डेट बेटा मैं आपको जो दे रहा हूं ये अमेंडेड ही दे रहा हूं ना। जो मैंने आपको Jan 25 दिया है या सितंबर का दूंगा या मैं आपको मई का दूंगा, ये मैं आपको अमेंडेड ही दूंगा, एज पर फाइनेंस एक्ट 2024 जो आपके एग्जाम में एप्लीकेशन। ठीक है, ये मैं आपको आपके हिसाब से दूंगा। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ अगले 10-12 दिन तक लगे रहना है। मैं आपको 5 अटेम्प्ट का मैं आपको आरटीपी करा दे रहा हूं पूरा का पूरा, और पिछले कम से कम नहीं तो 4 अटेम्प्ट का मैं आपको पीवाईक्यूज करा दूंगा। इसके अलावा ऑलरेडी प्रैक्टिस सेशन अपलोडेड है, उनको आप देख सकते हो, वहां से आप कवर अप कर सकते हो। तो डेली का आप 1-1.5 घंटा अपना मेरे नाम कर दो। इस 1-1.5 घंटे के अंदर हमारे आरटीपीज भी कवर हो जाएंगे, पीवाईक्यूज भी कवर हो जाएंगे, और आपको एक होलसम कवरेज जो है वो मिल जाएगी, राइट। तो अब आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।